दुनिया में आग लगी हुई है और भारत अभी तक चूल्हा जलाने में कामयाब है। मध्य पूर्व में हार्मुज संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतें $120 से $136 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन भारत में पेट्रोल अभी भी ₹94 और डीजल ₹87 प्रति लीटर पर टिका हुआ है। सोचिए, जब पूरी दुनिया तेल के संकट से जूझ रही है, तब भारत में कीमतें स्थिर कैसे बनी हुई हैं? ये राहत है या बस कुछ समय के लिए टाला गया संकट? दोस्तों, आज हम इसी सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य, जहां से दुनिया का 20 से 25% तेल गुजरता है, वहां तनाव के कारण सप्लाई चेन पूरी तरह से प्रभावित हुई है। दुनिया के अलग अलग देशों की अगर हम बात करें तो दुनिया में हालत कुछ इस प्रकार है। म्यांमार की अगर हम बात करें तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं फिलीपींस और मलेशिया में 50% से 70% तक उछाल है। पाकिस्तान में ये बढ़ोतरी 42% की है। श्रीलंका 34% की बढ़ोतरी से जूझ रहा है। वहीं अमेरिका में 35 से 42% की बढ़ोतरी देखी गई है और कई जगह रेट $5 प्रति गैलन के पार पहुंच गया है। यूरोप जैसे देशों में भी 30% की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं अगर हम यूएई की बात करें, जो कि एक तेल उत्पादक देश है, वहां पर भी 36 से 40% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन भारत में कीमतें स्थिर हैं। सरकार ने अभी तक पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए। सरकार ने कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए तेल कंपनियों को घाटा सहने को मजबूर किया है। यानी तेल कंपनियां जैसे आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार ने रणनीतिक भंडार का इस्तेमाल किया और सब्सिडी का बोझ कंपनियों पर डाला है। ये चुनावी साल या चुनावी माहौल में आम आदमी को राहत देने की कोशिश है, लेकिन सवाल ये है कि ये राहत कितनी टिकाऊ है। देखिए, अगर हॉर्मुज संकट लंबा खिंचा और युद्ध जैसी स्थिति बनी रही तो डीजल और पेट्रोल की कीमतों में ₹25 से ₹28 प्रति लीटर तक की एक साथ बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। देखिए, भारत में जो है एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट ने हमेशा से अडॉप्ट करी हुई है और उसमें यह था कि जब पहले ऑयल की इंटरनेशनल कीमतें ज़्यादा भी थी, तभी भी एक हमारे पास हमने एक बना रखा था कि ये प्राइस जो ब्रैकेट है वो इतना ही रहेगा ऑयल और डीजल का। और वो इसलिए होता है कि भारत में जो है वो जनता के पास अगर हमें प्रॉपर एक वो देना है कि आपके ऊपर कोई भार नहीं पड़ेगा इस तरह की चीज़ों का, तो गवर्नमेंट जो है वो जितनी भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं वो उसके ऊपर भी थोड़ा सा अपना कंट्रोल रखता है और उसको कहते हैं कि सब्सिडी तो नहीं देता, पर लेकिन एट द सेम टाइम वो उनको प्राइस स्मूथिंग करने के लिए कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर प्राइस बढ़ा तो वो फॉरेन प्राइस बढ़ा दो। तो वो जो है उसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कंट्रोल किया हुआ है और अपनी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बना रखी है, उसकी वजह से हमारा ऑयल का प्राइस जितना ऑल ओवर वर्ल्ड, अगर आप देखिए कि सारे ही कंट्रीज में 30 to 40% ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, पर इंडिया में नहीं बढ़े। इनिशियली हम लोग सोच रहे थे कि शायद ये इलेक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है, पर ये जो कयास लोगों का था वो एकदम गलत था, क्योंकि इलेक्शन में भी जो है, इलेक्शन के बाद भी अगर आप देखिए तो हमारा प्राइस नहीं बढ़ा है। और उसका एक और रीजन है कि हमारे पास जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स होते हैं, वो स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स भी इंडिया के पास पहले से ही 45 दिन के थे। हमारे पास 5.3 मिलियन टीटी के रिजर्व्स थे और वो रिजर्व की जो हमारी कैपेसिटी है, पिछले 1-2 महीने में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस कैपेसिटी को बढ़ा के 6.5 MTT कर दिया है। तो उसको जो बढ़ा दिया है उन्होंने रिजर्व को अपनी, हमने और जिसे कहते हैं कि स्टोरेज करने की, मैंगलोर में, आपके विशाखापट्टनम में, आपके पेरूर में, कर्नाटका में 2-3 जगह और हैं जहां पे हम अपना स्ट्रैटेजिक रिजर्व और बढ़ाते जा रहे हैं। और अगर आपने देखा होगा कि ईरान के टाइम पे कि हमारे सारे कंट्रीज के हॉर्मुज से किसी के भी शिप नहीं आ रहे थे, पर इंडिया के शिप आए, तो एक जो हमारी हिस्टोरिक एक ईरान के साथ चाबहार प्रोट बनाया भी था हमने, तो एक जो हमारे अच्छे रिलेशन पुराने थे ईरान के साथ, उसका इंडिया को भी फायदा मिला। और उसकी वजह से हमारे जो LPG के, LNG के और ऑयल के टैंकर्स थे वो बाकी देशों में नहीं जा रहे थे, पर इंडिया के देशों में वो सारे टैंकर्स आए और उसकी वजह से भी हमारे पास जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो बहुत अच्छे बन गए। और STT जो हमारे स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स की अगर हमारे पास ज़्यादा बन गए हैं तो हमारे को कोई ज़रूरत ही नहीं है कि हमारा ऑयल प्राइस बढ़ेगा।
देखिए, सभी एशियन कंट्रीज, सभी यूरोपियन कंट्रीज, सभी जगह देश ये सारी कीमतें बढ़ी हैं। पाकिस्तान में तो 4 गुना हो गई हैं। यूएसए को ही आप खुद देखेंगे तो यूएसए में 30% तक बढ़ गई है। आपके जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, फ्रांस और जर्मनी है, वहाँ पे भी 17 से 30% तक बढ़ा है। कनाडा भी जो है वहाँ पे 30 से 35% तक बढ़ा है। आपके मलेशिया, सिंगापुर वगैरह वहाँ पे भी 40 से 50% तक बढ़ा है, क्योंकि सिंगापुर इस तरह का देश है कि वो किसी तरह की मार्केट रेट में कंट्रोल नहीं करता है, तो वहाँ पे जैसे कहते हैं फेयर प्राइस रहता है। तो वी ऑल नो कि इंटरनेशनली जो है ये सारे रेट्स जो है ऑलमोस्ट 40 to 50% बढ़े हैं। उसके बाद भी इंडिया में अगर हमने कंट्रोल करके रखा हुआ है तो ये हमारी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये आपके रोजमर्रा की जिंदगी पर असर करने वाला मुद्दा है। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, सब्जी, फल, दूध, दही सब महंगा होगा। महंगाई की एक नई लहर आ सकती है। सरकार की इस स्थिति की तारीफ भी की जा सकती है कि उसने इस संकट के समय आम आदमी को तत्काल झटका नहीं दिया। लेकिन सवाल ये भी है, क्या कंपनियों को इतना बड़ा घाटा सहने देना सही है? क्या ये घाटा अंत में जनता पर ही तो नहीं पड़ेगा? क्या हमारी ऊर्जा नीति अभी भी इतनी कमजोर है कि एक दूर की जंग हमें इस कदर प्रभावित कर दे? हम सालों से सुनते आ रहे हैं आत्मनिर्भरता, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक वाहन, लेकिन हकीकत यह है कि हम अभी भी आयात पर काफी हद तक निर्भर हैं। दोस्तों, फिलहाल भारत में पेट्रोल डीजल सस्ते दिख रहे हैं, लेकिन ये स्थायी राहत नहीं, बस टालमटोल है। असली परीक्षा तब आएगी जब सरकार को ये घाटा पूरा करना पड़ेगा। आपके शहर में पेट्रोल डीजल की क्या स्थिति है? क्या आपको लगता है कि सरकार की ये नीति सही है या आने वाले दिनों में बड़ा झटका तय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर लिखें। जय हिंद।